फैमिली एक प्राइमरी टॉपिक है सोशियोलॉजी में जिसका हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। फैमिली से ही सोशियोलॉजी का मेन स्टार्ट है, मतलब फैमिली ही एक स्तंभ है सोसाइटी के स्टार्टअप का, जिससे सोसाइटी बनी हुई है, या फिर जिससे रूल्स रेगुलेशंस के स्टार्टअप्स होते हैं सोसाइटी के। फैमिली सोशल कंट्रोल, फैमिली के होने की वजह से सोसाइटी में सोशल कंट्रोल बना हुआ है। फैमिली परिवार सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जिसका व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक महत्व है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर फैमिली में है तो उसके वैल्यूज़ और उसके नॉर्म्स अलग होते हैं। एक फैमिली में जो स्टार्ट से जो सिखाया जाता है उनको वो चीज़ सीखते हैं। वो चीज़ ध्यान से सीखने की वजह से उनको आगे के टाइम में सोसाइटी में मिक्सअप होने में प्रॉब्लम नहीं आती है। फैमिली वाले फर्स्ट स्टेज की शिक्षा, एजुकेशन जो होती है वो देते हैं बच्चों को। फैमिली में जो भी बच्चा जन्म ले या फिर जन्म के साथ ही एजुकेशन स्टार्ट होता है। पहले वो देख के सीखना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है। फैमिली एक इसी तरह फैमिली एक प्राइमरी स्टेज है सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी में क्या होता है, कैसे होना चाहिए, वो चीज़ सिखाता है। परिवार सामाजिक संगठन की एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक इकाई है, मतलब हमेशा से चली आ रही है। एंड एक यूनिवर्सलिटी है उसमें तथा इसके द्वारा संबंधों का निर्माण होता है। यानी कि एक पर्सन के साथ किसका कैसा संबंध है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, किसके साथ क्या करना है, किस तरह का व्यवहार करना है, वो एक फैमिली सिखाती है। उस फैमिली के नॉर्म्स होते हैं। अब आपको किसको प्रणाम करना है, किसको हाय करना है, ये चीज़ एक वैल्यू है जो कि लोगों में या देख के आ जाती है। देखने के लिए सोसाइटी सही होनी चाहिए। देखने के लिए उस सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके कुछ भी बोलता है और वो चीज़ सीख ले, ये नहीं। इसीलिए फैमिली ज़रूरी है लोगों के सीखने के लिए, उनके माइंड के लिए। मैलिनोव्स्की एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका कहना है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसमें मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाए। यानी कि जब मनुष्य आदि मानव हुआ करते थे उस टाइम से ही फैमिली चली आ रही है। वो एक समूह में रहना स्टार्ट किया। उस टाइम में विवाह संबंध नहीं थे, लेकिन ये था कि फैमिली के तौर पे वो लोग रहते थे। सोशियोलॉजिस्ट एल्मर अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में लैटिन शब्द फैमिलस से हुआ है। उनका कहना है कि फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमिलस से हुआ है, जो एक ऐसा शब्द एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसके माध्यम से पिता, बच्चे, नौकर व दास होते हैं। जिसके मतलब उस समूह में माता, पिता, बच्चे एवं दास होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फैमिली, परिवार के तत्व, एलिमेंट्स, यानी कि उसका एलिमेंट क्या है। मैटिंग रिलेशन, ये मतलब स्त्री पुरुष का यौन संबंध। सम फॉर्म ऑफ मैरिज, विवाह संस्कार। संतानों की वंश व्यवस्था, यानी कि विवाह संस्कार के बाद ही एक जनरेशन आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। वो चीज़ मेन एलिमेंट है फैमिली का। फैमिली बनाने का मेन मोटो भी यही रहता है। जैसे आप लोगों ने आश्रम व्यवस्था पढ़ा होगा, वर्ण व्यवस्था पढ़ा होगा, तो उसमें एक स्टेज होता है आश्रम व्यवस्था में कि ये आश्रम व्यवस्था के 4 स्टेजेस हैं। उसमें सेकंड स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज जो होता है वो
फैमिली के रहने की विवाह व्यवस्था के बाद ही कंप्लीट की जा सकती है। मैरिटल स्टेटस आपका अगर मतलब यस में है तो फिर आप फैमिली ही स्टार्टअप और उसके बाद फिर संतानों का भरण पोषण फैमिली के द्वारा ही संतानों का भरण पोषण किया जा सकता है। एक फैमिली में एजुकेशन के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए फैमिली जो जो भी करता है वो उनकी फैमिली करती है। सहनिवास कॉमन हॉबिएशन नॉर्मल सहनिवास मतलब कि अब एक जगह पे रहना, एक संगठन बना के रहना, एक कॉमन घर होता है उसमें फैमिली निवास करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सैलिटी। सार्वभौमिकता से मतलब है परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है, यानी कि परिवार यूनिवर्सल है। जो यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सत्य, जो यूनिवर्सल ट्रूथ कभी बदला नहीं जा सकता फैमिली का। और परिवार हर समाज, हर काल व हर देश में व परिस्थिति में पाए जाते हैं। मतलब कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इजराइल हो, कोई भी कंट्री हो, फैमिली होती ही है। पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं। फैमिली सार्वभौमिक है, यानी हर जगह पाई जाती है, हर समय में पाई जाती है, हर टाइम से ही फैमिली है। आपके नॉलेज में ऐसा टाइम नहीं होगा जहाँ फैमिली नहीं है। इमोशनैलिटी, इमोशनल बेसिक या इमोशनैलिटी भावात्मक आधार पे भी होती है। फैमिली भावात्मक आधार का मतलब फैमिली में एक का आधार व्यक्ति की भावनाएं होती हैं। जैसे कि एक बच्चे की भावना अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की भावना अपने बच्चे के लिए। अगर बच्चों को चोट लग गई तो पेरेंट्स टेंस हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दिखाओ जल्दी ठीक हो। एक चिंता रहती है उनको अपने बच्चों के एजुकेशन की, उनके खाने पीने की, वो चीज़ होता है। या फिर बच्चों को चिंता रहती है अपने पेरेंट्स को कि उनके पेरेंट्स उनके ऊपर गर्व कर सकें, या फिर उनको देख के खुश हो सके कि हाँ मेरा बच्चा ये करता है। नॉर्मली बच्चे प्राउड फील कराते हैं अपने पेरेंट्स को, करा सके ऐसा करने का कोशिश करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हर बच्चा एक कैटेगरी में नहीं है, लेकिन हाँ होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सृजनात्मक भाव यानी फॉर्मुलेशन इन्फ्लुएंस, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई थिंक मैं भूल गई हूँ यहाँ लिखना। व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, यानी फैमिली में ही बच्चे जन्म लेते हैं, और परिवार में ही उसकी मृत्यु होती है, यानी डेथ भी फैमिली में ही हो जाती है। इसलिए परिवार व्यक्ति का रचनात्मक प्रभाव डालता है। यानी कि जो फॉर्मुलेशन है जन्म का, वो चीज़ फैमिली में ही हो सकती है। और बच्चों पर फॉर्मुलेशन का इफ़ेक्ट भी रहता है। जिस प्रकार का परिवार होगा उसी प्रकार के व्यक्तियों के विचार व दृष्टिकोण निर्मित होते हैं। मतलब कि उसके देखने का नज़रिया, जो फैमिली का एक सोच चले आ रहा है, एक थिंकिंग बनता जा रहा है, वो चीज़ बच्चों को भी सीखने मिल जाता है, वही सीखते हैं। अब जैसे मान लो किसी चोर का बच्चा है, अगर वो उसके फैमिली में अच्छे मेंबर्स हैं तो उनको सिखाएंगे कि बेटा ये गलत बात है, ये तुमको नहीं करना है। और अगर पता चला वो पेरेंट्स नहीं सिखा रहे हैं कि ये गलत बात है, तो चोर का बच्चा इन्फ्लुएंस होके कि इससे तो ज़्यादा पैसे आते हैं, हमको ऐसे ही करना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं फैमिली में बच्चे। आस पड़ोस से, फैमिली से आप लोग ये सोशल ग्रुप्स पढ़िए, संदर्भ समूह से बच्चे बहुत तेज़ी से प्रेरित होते हैं। यानी कि फैमिली मेम्बर्स से, आस पड़ोस से, खेल समूह से, ये सब चीज़ यहाँ से प्रेरित होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे सही होगा, क्या गलत है। तो इसलिए बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जो फैमिली देती है। लिमिटेड साइज़ या स्मॉल साइज़ कह सकते हैं, क्योंकि परिवार के अंतर्गत केवल वे ही व्यक्ति आते हैं जो वास्तविक या काल्पनिक
रक्त संबंध से होते हैं, यानी कि उनके वो ब्लड रिलेशन होता है, उनका वास्तविक ब्लड रिलेशन होता है। जैसे पेरेंट्स का ब्लड रिलेशन अपने बच्चे के साथ, या फिर दादा का ब्लड रिलेशन है अपने पोते के साथ, क्योंकि उनके बेटे का ब्लड उसमें बह रहा है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, फैमिली के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक मेंटालिटी बन जाती है कि हमको ये नहीं करना है। जैसे किसी फैमिली में है, बच्चे हैं, आपको इतने बजे उठना है, 4 बजे उठ के नहाना है, नहा के पूजा करना है, या फिर आपको व्यायाम करना है, फ्रेश होना है, खाना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, खेलना है। ये सब टाइम लिमिटेशन रूल रेगुलेशन के अंडर में बच्चों को स्टार्ट से ही सिखाया जाता है, या फिर हर सदस्य फैमिली में हर मेंबर्स के लिए होता है कुछ रूल रेगुलेशन। जैसे किसी किसी फैमिली में होती है सुबह दोपहर के फूड मतलब डिनर, ये लंच और ब्रेकफास्ट के टाइम सब एक साथ नहीं मिल पाते हैं, लेकिन किसी किसी फैमिलीज़ में ये रूल होते हैं कि डिनर के टाइम पे सब एक साथ ही डिनर करेंगे। ये उनका एक प्लस पॉइंट है, वहाँ बैठ के लोग बात करते हैं आपस में दिन भर के बारे में, दिन भर क्या किया, क्या होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, किस तरह से कौन क्या कर रहा है, वो जानकारी फैमिली में सबको होनी चाहिए। इसीलिए इस तरह के कुछ रूल्स जो फैमिली के लिए आवश्यक हैं, इससे सोशल कंट्रोल भी बना रहता है। जैसे कि अभी कंट्रोल रहने की वजह से वो बाहर जाके देर रात तक एंजॉय नहीं करते हैं, या फिर पता चला 12 बजे रात तक कैसीनो में बैठे हैं और फैमिली वाले टेंस हैं, तो उनको एक रूल रेगुलेशन में बांधा जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर सोशल कंट्रोल बना रहता है। परिवार की स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति, फैमिली टेम्पररी एंड ये परमानेंट नेचर जो है उसका, फैमिली बढ़ती घटती रहती है। अब जैसे बच्चों की शादी हो गई तो उसमें से कुछ बाहर अर्निंग करने चले गए, या फिर एक बच्चा और बढ़ गया, तो फैमिली का नेचर जो है अस्थाई और स्थायी प्रकृति में। अस्थाई में मतलब स्थाई में होता है कि पेरेंट्स, दादा दादी और बच्चे इतना स्थायी है। उसके बाद फिर अस्थाई में, अब जैसे गर्ल्स हैं, उनकी शादी हो गई, वो चली गई, वो दूसरे फैमिली की मेंबर बन गई, यहाँ पे एक परमानेंट नहीं है। या फिर परिवार की प्रकृति अस्थायी एवं स्थायी दोनों होती है। परिवार स्त्री पुरुष का संगठन है, मतलब मेल फीमेल दोनों रहते हैं वहाँ। अगर परिवार को हम एक समिति के रूप में लेते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशन के रूप में लेते हैं, तो इसकी प्रकृति अस्थायी है, क्योंकि जैसे ही परिवार का कोई सदस्य अलग हुआ या उसकी मृत्यु हो गई तो समिति नष्ट हो गई, यानी कि इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एक टाइम के लिए वो अस्थायी हो जाते हैं, मतलब कि टेम्परेरी हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी परिवार स्थायी है, यानी कि परमानेंट है, क्योंकि परिवार एक इंस्टीट्यूशन है जो कृत्रिम नहीं बल्कि वास्तविक है। यानी कि कृत्रिम का मतलब होता है कि ये रियल है, कृत्रिम नहीं है, यानी कि और फैमिली की वास्तविक आधार जो है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी, मनुष्य की साइकोलॉजी जो है वो फैमिली का आधार है, बेस है फैमिली का, जो कभी नष्ट नहीं होती। यानी कि हर मनुष्य अपना फैमिली चाहता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बिना फैमिली के रहना, सिंगल अकेले कहीं भी भटक रहे हैं, नहीं, सबको फैमिली चाहिए इमोशनल अटैचमेंट के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए। चाहे फिर हो उनको
फैमिली के रहने की वजह से मानसिक दबाव यानी कि मेंटल स्ट्रेस कम होने के लिए, इसलिए परिवार भी कभी नष्ट न होने वाली संस्था है, यानी कि उसको कभी नष्ट रुइन नहीं किया जा सकता। फैमिली हमेशा बनी रहती है। चार से 3 हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 लोगों की फैमिली है तो 4 ही रहेंगे। सदस्य घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन फॉर्मूलेशन नहीं हट जाता है। फॉर्मूलेशन रुइन नहीं किया जा सकता फैमिली का। फैमिली के कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत यानी कि थ्योरीज हैं, जैसे थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिकेशन, यौन साम्यवाद का सिद्धांत, मॉर्गन फ्रेजन ब्रेफाल्ट, ये सब एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये सब फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं या मानव शास्त्री कह सकते हो इनको। मानव शास्त्री से मतलब है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका कहना है कि समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्था में परिवार एवं विवाह जैसी कोई संस्था नहीं थी। इनके अनुसार सोसाइटी जब डेवलप कर रही थी उस टाइम के प्राइमरी स्टेज में कोई भी फैमिली इंस्टीट्यूशन या फिर मैरिज इंस्टीट्यूशन जैसी कोई इंस्टीट्यूशन थी ही नहीं, जिसमें चाहे यौन संबंध स्थापित कर सकते वो, यानी कि जो भी जिससे चाहे वो सेक्स कम्युनिकेशन कर सकते थे। स्त्री पुरुष के संबंध का बिल्कुल अभाव था, यानी कि जो इस टाइम मैरिटल स्टेटस है, जैसे कि शादी होती है, वो चीज़ नहीं थी पहले के टाइम पे। कुछ जो जनजातियाँ होती हैं जो कि ट्राइबल कास्ट में या फिर जो जंगलों में निवास करते हैं, में अभी भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी ट्राइबल कास्ट में या फिर एक तरह से ट्राइबल कास्ट में जो होती हैं, अभी भी कुछ जगह पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ शादी, फैमिली, इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसमें अक्सर अतिथि के सत्कार हेतु पत्नी तक को भेंट किया जाता है। मतलब कि अपनी फैमिली में जो उनकी जिससे वो शादी किया है उसको एज अ गिफ्ट कर देता है अपने जो अपने घर गेस्ट आते हैं उनको, इस तरह का। और इस प्रकार मतलब इस तरह के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक समाज में यौन साम्यवाद की स्थिति पाई जाती थी, यानी जो जिससे चाहे अपनी स्वेच्छा से संबंध स्थापित कर सकते थे, उसी को यौन साम्यवाद कहते हैं। यानी कोई रोक टोक नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बस जोर ज़बरदस्ती यानी कि नहीं होनी चाहिए। बाकी का एक साम्यवाद मतलब दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशन स्थापित कर सकते थे, ये चीज़ था यौन साम्यवाद का सिद्धांत। पितृसत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत यानी पैट्रियार्कल और या क्लासिकल थ्योरी, हमने आपको अभी आगे ये बताया, ये सिद्धांत या अब ये पढ़ें। अब हम आपको ये 2 नंबर का सिद्धांत पैट्रियार्कल और क्लासिकल थ्योरी बता रहे हैं, यानी पितृसत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत। पितृसत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत मतलब प्राचीन काल यानी कि बहुत पुराने समय से ही है। यूनानी दार्शनिक यानी यूनानी फिलोसोफर थे प्लेटो एंड एरिस्टोटल, या अरस्तु कह सकते हैं हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन अरस्तु है, लेकिन इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल का कहना है। वो कहते हैं कि सबसे पहले पितृसत्तात्मक परिवार ही विकसित हुए थे, यानी कि जहाँ फैमिली में पिता की सत्ता होती है, यानी फादर के द्वारा ही रूल किया जाता है फैमिली पर। पितृसत्तात्मक फैमिली होती है जो कि बहुत पहले से ही निर्मित है, सबसे पहले वही फैमिली निर्मित हुई थी, जिसे प्रसिद्ध यानी कि फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर हेनरी मेन ने 1861 में अपनी बुक एंशिएंट लॉ में
इसे साइंटिफिक स्वरूप प्रदान करने यानी कि वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते हुए कहा था कि परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता के कारण हुई है, यानी कि पैट्रियार्कल की वजह से हुई है, पितृसत्तात्मकता की वजह से फैमिली का उत्पत्ति यानी ओरिजिन फैमिली की पितृसत्तात्मकता की वजह से हुई है। चूँकि फीमेल और मेल में से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, यानी कि बट मेल ज़्यादा पावरफुल होते हैं फीमेल की अपेक्षा था। इसमें उनमें ईर्ष्या की मौलिक जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि ईर्ष्या जेलसी की प्रवृत्ति पाई जाती है स्टार्ट से ही उनके में, जिसके कारण पुरुष औरतों को अपने वंश में रखना चाहते हैं। इस प्रकार पुरुषों को प्रमुखता व उनकी शक्ति के कारण समाज में सबसे पहले पितृसत्तात्मक यानी कि उनके पावर्स की वजह से जो उनको एक फिजिकल पावर जो उनकी है उसकी वजह से उनको समाज में इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिली फीमेल्स की अपेक्षा, जिसकी वजह से पितृसत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्कल फैमिली का विकास हुआ, यानी डेवलप हुआ, पैट्रियार्कल फैमिली डेवलप हुई उस टाइम पे। अब हम आपको बताते हैं मातृसत्तात्मक सिद्धांत यानी मैट्रियार्कल थ्योरी। ये मैट्रियार्कल थ्योरी रॉबर्ट ब्रीफाल्ट एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जो अपनी बुक द मदर्स में लिखते हैं कि फैमिली की उत्पत्ति यानी फैमिली की ओरिजिन जो है पुरुषों की सत्ता व उनके आधिपत्य के कारण नहीं बल्कि यौन संबंध व संतानोत्पत्ति के बाद बच्चों का माता के द्वारा पालन पोषण करने से हुई, यानी कि जो वो लोग ये सेक्स कम्युनिकेशन करते थे उससे जो बच्चे पैदा होते थे उनको जब उनकी माता यानी मदर्स उनका पालन पोषण करती थी, तो इसकी वजह से फैमिली की ओरिजिन हुई। इनका विचार है कि समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्था में यौन साम्यवाद की स्थिति थी, यानी कि जब सोसाइटी स्टार्ट हुई थी उस टाइम के मतलब आरंभिक चरण यानी कि फर्स्ट स्टेज में यौन साम्यवाद यानी कि सेक्स कम्युनिकेशन जैसा थ्योरी था, जिसकी सेक्स कम्युनिकेशन जैसा स्टेज था, लेकिन इसलिए परिवार का कोई प्रश्न ही नहीं है, यानी उस टाइम पे फैमिली का कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि फैमिली भी होनी चाहिए। पुरुष यौन तृप्ति करके फुर्सत होकर स्वच्छंद घूमते थे, यानी कि उस टाइम पे इनरिस्पॉन्सिबल उस एक तरह से समझ सकते हैं आप कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नाम की चीज़ उनके अंदर नहीं थी जो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकें कि जो किया है उसका परिणाम आगे क्या होगा, या जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उनको इस सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन सेक्स कम्युनिकेशन के बाद संतान उत्पत्ति के कारण उत्पन्न संतान का पालन पोषण माँ ही करती थी, यानी जो माँ होती थी, जो मदर्स होती थी, वो बच्चों का पालन पोषण करती थी। इस प्रकार वह केवल अपनी माँ को जानता था, पिता को नहीं, यानी वंश के नाम का निर्धारण माता के आधार पर होता था, यानी मदर का जो वंश है उसी वंश के नाम पर उसके जैसे बच्चों के नाम के आगे ज़्यादातर पिता के टाइटल्स होते हैं, फादर्स का टाइटल रहता है, लेकिन उस टाइम पे पिता का नाम जानते ही नहीं थे, पिता कौन है या फिर क्या है, इसलिए मदर्स के टाइटल यूज़ किए जाते थे बच्चों के नाम में, या बच्चों जो माता जैसी हैं या जो व्यवसाय है उनका वो बच्चे आगे बढ़ाते थे। इसलिए मैट्रिमोनियल फैमिली या मैट्रियार्कल थ्योरी विकसित हुई। इसलिए आज भी बहुत से ऐसे समाज हैं जहाँ पर मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं, मैट्रियार्कल फैमिली पाई जाती है। बैकोफेन तथा टाइलर ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इस सिद्धांत का समर्थन बैकोफेन तथा टाइलर
जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी इस सिद्धांत का ही समर्थन किया है। अब आया उद्विकाशीय सिद्धांत यानी इवोल्यूशनरी थ्योरी। इस सिद्धांत में सबसे पहले बेकोफन ने अपनी बुक माइथ रिलीजन एंड मदर राइट, ये बेकोफन की बुक है। एटीन 61 में ये बुक लिखी गई। ये है बेकोफन की। बेकोफन की बुक है जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसे उन्होंने 1861 में दिया है, जिसे लुईस हेनरी मैन मॉर्गन ने पोस्ट किया है, यानी कि उन्होंने इसका समर्थन किया है। उनके अनुसार परिवार का जन्म विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बाद गुजरने से हुआ है, यानी अलग अलग स्टेजेस से फैमिली गुजरी है, उसके बाद मेन फैमिली का फॉर्मुलेशन हुआ। स्पेंसर, जूलक, टाइलर ईटीसी विद्वानों ने, यानी कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्पेंसर, जूलक, टाइलर, इन लोगों ने इसे स्वीकार किया है, यानी वो एक्सेप्ट किया है। बेकोफन के फैमिली में उद्विकासीय अवस्था में 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेज। प्राइमरी स्टेज ऑफ फैमिली, प्राइमरी स्टेज में इस स्टेज में यौन संबंध के नियम अत्यंत ढीले ढाले थे, मतलब कि सेक्स कम्युनिकेशन आराम से कहीं से भी किसी से भी सेपरेशन किसी से भी कर सकते थे, या फिर एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। बच्चे पिता से नहीं अपितु माता के ज़्यादा संबंध रखते थे, यानी कि जब बच्चे पैदा होते थे चाइल्ड्स, वो अपने मदर से ज़्यादा रिलेटेड थे, पिता से ही नहीं। इस प्रकार यह स्थिति यौन साम्यवाद जैसी ही थी, यानी कि ये जो स्टेज था वो सेक्स कम्युनिज्म का स्टेज था। परिवार की दूसरी अवस्था यानी फैमिली का सेकेंड स्टेज जो था, इस अवस्था में कन्यावध की प्रथा के कारण लड़कियों की संख्या कम हो गई, यानी कि जन्म से पहले ही जो कन्या जन्म लेने के बाद वध कर दी जाती थी, यानी मार दी जाती थी फीमेल्स, उनकी वजह से मेल और फीमेल रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस आ गया। फैमिली मेल्स ज़्यादा हो गया, फीमेल्स बहुत कम। बहुपति प्रथा स्टार्ट हुआ, यानी पोलीएंड्री या फिर पोलोगैमी कह सकते हैं, प्रथा का विकास हुआ, डेवलप हुई ये प्रथा, जिसकी वजह से एक पत्नियों की कई सारे पति। परिवार का तीसरा स्टेज यानी थर्ड स्टेज ऑफ फैमिली, इस अवस्था में बहुपति प्रथा के विपरीत बहुपत्नी प्रथा विकसित हुई, यानी कि ये जो स्टेज थर्ड स्टेज था, इसमें पोलोगैमी की जगह मोनोगैमी ज़्यादा स्टार्ट हो गई। पोलोगैमी में बहुपति होते थे, यानी कि एक से ज़्यादा पति, और मोनोगैमी फैमिली में बहुपत्नी यानी कि बहुत सारी पत्नियां होती थी, एक पति होते थे, डेवलप हुई उस टाइम पे। क्योंकि शिकारी व पशुपालक अवस्था में से जैसे ही समाज कृषि अवस्था में आया, यानी कि जो पहले ये हंटिंग करते थे, शिकार, फिर उसके बाद फिर पशुपालन स्टार्ट किया, जैसे गाय ये सब पाल के अपना जीविका चलाना। जैसे ही समाज एग्रीकल्चर स्टेज में आया,
तो सदस्य की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, यानी कि एक फैमिली में ज़्यादा सदस्य होंगे तो ज़्यादा अच्छे से खेती कर पाएंगे, एग्रीकल्चर का काम कर पाएंगे, जिसके फलस्वरूप कन्यावध बंद हो गया। यानी कि अब कन्यावध यानी फीमेल्स को जो मारा जाने लगा था वो बंद हो गया। इसकी वजह से बहुपत्नी प्रथा स्टार्ट हुई, फलस्वरूप कन्यावध बंद हो गया, जिसके ज़्यादा औरतें हो गई तथा बहुपत्नी प्रथा का विकास हो गया। यानी कि उस टाइम पे मेल रेशियो फीमेल रेशियो ज़्यादा हो गया मेल रेशियो से, जिसकी वजह से बहुपत्नी प्रथा यानी एक मेल कई सारी फीमेल्स से मैरिज कर लेता था। परिवार का चौथा स्टेज यानी फोर्थ स्टेज ऑफ फैमिली, परिवार की चौथी एवं विकसित अवस्था यानी कि डेवलप्ड स्टेज जो है, बहुपत्नी प्रथा को छोड़कर यानी मोनोगैमी और पोलोगैमी को छोड़कर एक विवाही प्रथा का प्रचलन हुआ। यानी वन मैरिज विथ वन फीमेल, यानी कि एक इंसान एक ही औरत से शादी कर सकता है। अब बैकऑफन के इस सिद्धांत के आधार पर मॉर्गन ने फैमिली के विकास की 5 स्टेजेस उल्लेख किए हैं, जिनसे होकर परिवार जैसे उद्विकासीय सिद्धांत यानी कि ये इवोल्यूशनरी थ्योरी बैकऑफन ने दी है। और ये प्लेटो और एरिस्टोटल ने व अरिस्टोटल परिवार का फोर्थ स्टेज में एक विवाही प्रथा आरंभ हो गई। मॉर्गन ने फैमिली के विकास के निम्न 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, यानी 5 स्टेजेस, जिसमें होकर परिवार जैसी संस्था का आधुनिक स्वरूप स्पष्ट हुआ। समरक्त फैमिली का मतलब कॉन्सेंजुनियस फैमिली। उसके बाद दूसरा जो है कॉन्सेंजुनियस फैमिली, इस अवस्था में यानी इस स्टेज में लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था, जो जिससे चाहे संबंध स्थापित कर सकता था। भाई बहन से भी इस प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता था, यानी कि जो ब्रदर सिस्टर्स के रिलेशन भी नहीं थे उस टाइम पे। समूह परिवार यानी पुलानियल फैमिली, पुनालिवेन फैमिली, इसमें एक प्रकार परिवार के सभी भाइयों की शादी दूसरे परिवार के सभी बहनों के साथ होती थी। यानी कि जो एक भाई की शादी जिस फैमिली में हुई, उसी में सभी भाइयों की शादी होती थी, उनकी बहनों के साथ होना शुरू हो गई। इस प्रकार इस अवस्था में प्रत्येक पुरुष सभी स्त्रियों का पति, मतलब कि जैसे कि जिससे उसके बड़े भाई की शादी हुई, वो भी उसके छोटे भाई की भी पत्नी है, उसकी भी पत्नी है। यानी कि जितनी स्त्रियां उनके घर से आई हैं वो इस घर के सभी पुरुषों की पत्नी हैं, यानी जो उनके जनरेशन के हैं।
उसके बाद सिंडेर्शियन फैमिली जो है इस स्टेज में जो मेल का एक फीमेल से ही विवाह होने लगा। एक मेल एक ही फीमेल से विवाह कर सकता था, लेकिन मेल अपने परिवार में ब्याही उन समस्त औरतों के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता है। इनकी फैमिली में जितनी भी फीमेल शादी करके आती थी, मैरिज इंस्टीट्यूशन पार करके स्टेज पार करके आ रही हैं, उन सभी के साथ वो सेक्स कम्युनिकेशन कर सकते थे। उसके बाद आया पेट्रियार्कल फैमिली। पितृसत्तात्मक परिवार इस अवस्था में वैवाहिक व पारिवारिक संबंधों व क्रियाकलापों में पुरुषों की सत्ता स्थापित हुई। इस स्टेज में मैरिज में या फैमिली के रिलेशंस में जो भी काम होते थे उनमें फीमेल्स पावरफुल एक पावर के तरह काम करना स्टार्ट किया, यानी मेल्स रूल करने लगे अपनी फैमिली पे, उनके डिसीजंस लेने लगे इस तरह। मोनोगेमियस फैमिली एक विवाहित परिवार। यह परिवार विवाह की अंतिम अवस्था, यानी यह एक लास्ट स्टेज है विवाह परिवार की। यह जो है यह फैमिली के विकास की, यानी फैमिली डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज, जिसमें एक पुरुष यानी एक मेल एक फीमेल के साथ सेक्स कम्युनिकेशन रखता है। इस प्रकार यह फैमिली जो है ये अब तक का सबसे आधुनिक यानी कि मॉडर्न फैमिली एक सभ्य रूप में है, जो प्रायः सभी सभ्य समाजों में सभी जगह पाई जाती है, जो कि अब इस टाइम हर सोसाइटी में पाई जाती है। एक इंसान एक ही से विवाह करके उन्हीं के साथ सेक्स कम्युनिकेशन कर सकता है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। आगे के लिए जिनको भी जानकारी इसमें जो भी कन्फ्यूजन्स है वो कमेंट के तौर पे हमको बता सकते हैं, हम आपको इसका आंसर करेंगे।